हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ मिलियनेयर्स एक्स्ट्रा। एनएस उसकी तरफ देखती है और कहती है कि नो वे। लेकिन बनारस बहुत ही ज़्यादा हैरान की और हक्के बक्के डर पर अंदाज में कांपना शुरू कर देता है और नीचे गिर जाता है। और उसे देखकर यूँ लग रहा था जैसे कि वो उसको मार ही देगा। वो गंजा इंसान उसको कहता है कि तुम इतने अरसे से इर्द गिर्द छिपते फिर रहे थे और अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो सबसे पहले मैं इस जगह पर आया। बनारस उसके सामने कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो मत मारो। लेकिन फिर वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा डरावनी और स्कैरी वे में कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर तुम ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे हो। तुम्हारा कारोबार बिल्कुल ही डूबने के दाने पर आ पहुँचा है और जब ये कारोबार बैंक के हवाले किया जाने वाला है तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद तुम मुझे पर्सनली तौर पर ये कह रहे हो कि तुम मुझे खुद से पैसे दोगे सारे के सारे। और वो अपनी नाइफ के ज़रिए उसको डराना धमकाना शुरू कर देता है। फिर वो अपना नाइफ उसके सामने और ज़्यादा पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए दोबारा से कहता है, तुमने मुझे कहा था, तुमने मुझे ऑफ़र की थी कि तुम पर्सनली तौर पर मुझे सारे पैसे वापस करोगे। एनएस भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसकी जो नाइफ की अब वो उसकी तरफ थी और वो बनारस उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है जैसे वो आशा भरी निगाहों से उसे कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे बचा लो बचा लो। एनएस भी उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा बेतमाद तरीके से देख रही होती है और कहती है कि अफकोर्स मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ थी और यही रीज़न था कि तुम यहाँ पर मुझे क्रिएट करने आए थे क्योंकि मैं तुम्हारी सेवियर थी। और जैसे ये बातें सेपरेट हुई कि इस जगह की असली ओनर यहाँ पर आ चुकी है तो ये इंसान भी यहाँ पर आ गया था। वो गंजा आदमी फिर एनएस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि टीम देखो, तुम्हें ऐसा लग रही है कि तुम मुझे पैसे वापस करोगे, तो ये वो मैं तुम इसे मुझे पैसे वापस करने के लिए दे सकते हो वापस। तो क्या लगता है तुम्हें, तुम सारी सारी चीज़ें ऐसे सेटल कर सकते हो। जिस पर टेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो दोबारा से एनिस की तरफ देखना शुरू कर देता है। एनिस कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि तुम मुझे इस तरह के स्कैमर में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हर कोई तुम्हें मना कर रहा था, इसके बावजूद तुमने वो चीज़ कर दी और अब तुम मेरे पास आया हो भीख मांगने के लिए, अब मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो। और हालांकि इस बारे में तुमने हमें पहले बताया भी नहीं, कोई एविडेंस भी नहीं दिया। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस बात है। वो गंजा इंसान कहता है, देखकर यूँ लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुमने सुना होगा मैं काफ़ी ज़्यादा रूटलेस किस्म का इंसान हूँ। वो उसके ऊपर गाली देते हुए कहता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा कमीना इंसान है ये। और उससे गुस्से में कहती है, आखिर तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। वो उसका कंधा पकड़ लेता है और उसे अपने नाइफ के पॉइंट पर कर लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे इस वक्त सारे का सारा कर्ज नहीं दोगी तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। बटलर बहुत ज़्यादा हैरानगी में उसकी तरफ देखता और कहता है कि मिस। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसकी बड़ी बेटी उसके सामने आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम इसी जगह पर रुक जाओ, ये मेरे फादर का इशू है तो इस चीज़ को मैं खुद से हैंडल करना चाहूँगी और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। जिस पर वो बुरी तरह से हंसना शुरू कर देता है। पीछे से उसका बाप भी कहता है कि सहरा सहरा। फिर वो एनिस को साइड में धकेल देता है और कहता है कि वाह, तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हर चीज़ों को समझने के लिए। वो उस बात पर अपनी बेटी के लिए रोना शुरू कर देता है। वो गंजा इंसान कहता है, ये इतनी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसकी बेटी के चेहरे पर कोई भी तासरात नहीं थे। एनिस भी बहुत ज़्यादा घबराते हुए उसको देख रही होती है। सहरा उसे कहती है कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई है। और वो उसके सामने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से वो भी कर रही होती है जिसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह शर्मिंदगी से हो। उसके अंदर उसको अपना अक्स नज़र आ रहा होता है जैसे कि वो अपनी पास्ट लाइफ में क्या करती थी। वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है। वो उसकी बेटी को ले जाने लगता है कि पीछे से एनिस उसको कहती है कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, आखिर तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, आखिर कितना ज़्यादा पैसा है तुम्हारा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बेटी को साइड करते हुए कहता है, क्या आप ये वापस करने के बारे में सोच रही हो। ओह, बस इतना इनफ होगा। और उसके सामने वो एक कार्ड अपेयर करता है। वो उस कार्ड को देखकर फिर अपने कमर पर रखे हुए एक बैग के ऊपर हाथ देती है जिसमें काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे और वो उसमें से पैसा नीचे गिराना शुरू कर देती है। हर कोई देख देख कर उनके तो आंखें चमके जा रही थी क्योंकि ये बहुत ही सारे पैसे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो उनमें से थोड़े से पैसे लेती है और सारे के हाथ में थमाते हुए कहती है कि ये काफ़ी होंगे तुम्हें इस पैसे को, इस बिज़नेस के जो भी तुमने कर्जा ले रखा है उसको पूरा करने के लिए।
वैसे हम सप्लाई की कीमतों को मुस्तकिल रखेंगे, लेकिन हम सूद के लिए मौसूल का एक हिस्सा काट लेंगे। और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप इसको एक सरमायाकारी ही समझें, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट समझें। उसको इस तरह देखकर सहरा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने हाथ में उन पैसों को देखना शुरू करती है और घबराते हुए सोचती है कि अब मुझे इन सारे पैसों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर पीछे से वो गंजा इंसान दोबारा चीखना शुरू कर देता है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जबकि कुछ देर पहले तुम ये एक्ट कर रही थी कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वैसे अगर तुम इनमें से मुझे अगर आधे भी दे दो, तुम्हारा सारा का सारा कर्ज मेरी तरफ से वसूल हो जाएगा, सारा उतर जाएगा। और इसके अलावा भी तुम्हारे पास काफ़ी सारे रह जाएंगे। जिस पर एनएस काफ़ी ज़्यादा अकमंदाना मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो उसके तरफ चीखना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो। तो ये पैसे, पीछे से आवाज़ आती है, इसको पकड़ लो। वो सारे के सारे एनिस के गार्ड मौजूद थे जो कि उसको उस वक्त पकड़ने के लिए आए थे। फिर वो उसके सामने दोबारा से उस कार्ड को जो कि उस बंदे ने उसको दिया था, वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पास इस तरह के बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कि इस तरह के पैसे के जो किसी लोन शार्क एक से ज़्यादा मतलब 10 गुना ज़्यादा जितना इंटरेस्ट होता है उसे 10 गुना ज़्यादा चार्ज करता हो। और इस वक्त तुम 10 से लगभग 200 गुना ज़्यादा का चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। उसके इस बात पर उसको तो बेइंतहा गुस्सा आ रहा था और दांत पीसना शुरू कर देता है, लेकिन इन द एंड वो तो गिरफ्तार हो चुका था। एनिस उसको कहते हैं कि इस वक्त जो चीज़ मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो ये चीज़ है कि तुम एक प्रिजन के अंदर मौजूद हो, जहाँ पर तुम अपने साथियों के साथ 10 साल तक मौजूद होगे। और फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, तो गुड बाय। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में चीखता हुआ उसे बाहर जा रहा होता है। पीछे से दोबारा सिस्टम अपेयर होता है कि आपने अपने क्विज को, अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि इस वक्त अभी उसी की तारीफ कर रहे थे। इतने में उसको अचानक से एहसास होता है जैसे उसको कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घूर रहा हो। वो पीछे नज़र दौड़ाती है, लेकिन उसके पीछे तो सिर्फ एक बूढ़ा इंसान और एक बूढ़ी औरत जा रही थी और कोई भी नहीं था। उसका बटलर उसे बोलता है कि आप ठीक हैं? तो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चले हम वापस चलते हैं। अब एनिस के बारे में इर्द गिर्द सरगोशियाँ शुरू हो गई थी। ओह, तुमने सुना लेडी एल्बर्ट ने अभी एक वेपर शॉप के ऑनर को बचाया है? हाँ, मैंने सुना है। उसने उसके सारे के सारे पैसे जो भी कर्ज था उसको उसने पूरा कर लिया, अदा कर लिया। मैंने सुना था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक येलो हेयर वाला पर्सन जिसकी एक पोनी टेल बनी हुई थी, वो सारी की सारी बातें सुन रहा था और कहता है, लेडी एल्बर्टिन ने किसी को बचाया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट की इस जगह पर ही एंड होती है। अगर आपने मेरे इस पार्ट को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले चैनल में। थैंक यू, बाय बाय।